नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानूनी मुद्दे की जो कई परिवारों को प्रभावित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए जी। यानी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता। और सवाल ये है कि कब और किन हालातों में इस धारा के तहत दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है, खासकर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ। ये वाकई एक अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में पूरे परिवार को कानूनी प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। हाँ, इसे समझने के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और काफी महत्वपूर्ण फैसले की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। ये मामला है संजय डी जैन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 का। और हमारी आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तर्क को समझना है ना? बिल्कुल। अदालत ने ऐसा क्यों माना कि ससुराल वालों के खिलाफ सिर्फ गोलमोल या सामान्य किस्म के आरोप लगाना काफी नहीं है? हाँ। खासकर तब जब गंभीर आरोप जैसे कि अप्राकृतिक यौन संबंध या धमकी देना वो सिर्फ पति पर लगाए गए हों। हाँ। हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए किन कानूनी सिद्धांतों का सहारा लिया। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति, उनकी विशिष्टता और हर अभियुक्त की कथित भूमिका को कितनी बारीकी से परखा। ये समझना जरूरी है कि कानून कैसे संतुलन बनाने की कोशिश करता है, मतलब एक तरफ पीड़ित को सुरक्षा देना और दूसरी तरफ अनावश्यक परेशानी से निर्दोष रिश्तेदारों को बचाना। तो चलिए इस केस की तह में चलते हैं। मामला शुरू होता है पीयूष, जो अपीलकर्ताओं के बेटे हैं, और शिकायतकर्ता के विवाह से। शादी हुई 14 जुलाई 2021 को। जी। शादी में तोहफों का लेन देन भी हुआ, जो खैर सामान्य बात है, लेकिन शिकायत में कहा गया कि शादी के कुछ समय बाद ही अपीलकर्ताओं यानी पीयूष के माता पिता और बहन ने और उपहारों और दहेज की मांग शुरू कर दी। हाँ, शिकायत में कुछ तारीखों का भी जिक्र है, जैसे कि 7 अगस्त 2021 को जब शिकायतकर्ता अपने मायके गई हुई थी, तब कथित तौर पर उसकी सास ने फोन किया और कपड़ों व गहनों की मांग रखी। अच्छा। फिर 30 अगस्त 2021 को जब वो ससुराल वापस लौटी तो परिवार वालों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई, लेकिन आरोप है कि मांगे तब भी रुकी नहीं बल्कि जारी रही। इन आरोपों के अलावा एक बहुत ही गंभीर आरोप सीधे पति पीयूष पर लगाया गया था। जी। शिकायतकर्ता का कहना था कि पति ने उस पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, जिससे उसे भारी मानसिक पीड़ा हुई। ये आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत आता है, जो एक गंभीर अपराध है। हाँ बिल्कुल। इन्हीं सब बातों को लेकर 6 फरवरी 2022 को नागपुर के बजाज नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई। अच्छा। शुरुआत में FIR IPC की धारा 498 ए यानी क्रूरता और धारा 34 मतलब सामान्य आशय के तहत दर्ज हुई थी। ठीक है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इसमें 2 और गंभीर धाराएं जोड़ दी। धारा 377 अप्राकृतिक अपराध और धारा 506 आपराधिक धमकी। ओहो, तो मामला और संगीन हो गया। जाहिर है, ये धाराएं मामले को और संगीन बना देती हैं। फिर जांच पूरी हुई, गवाहों के बयान लिए गए और अंत में पुलिस ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, वो दाखिल कर दी। तो चार्जशीट दायर होने के बाद मामला अदालत की कार्यवाही के स्तर पर पहुंच गया। यहाँ अपीलकर्ताओं यानी ससुर, सास और ननद ने पति के साथ मिलकर एक अर्जी दी। जी। ये अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ जो आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है उसे रद्द कर दिया जाए। ये धारा 482 आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल कब होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, CRPC की धारा 482 हाई कोर्ट को एक खास किस्म की मतलब अंतर्निहित शक्ति देती है। इनहेरेंट पावर कहते हैं इसे। इनहेरेंट पावर। हाँ, ये शक्ति इसलिए है ताकि हाई कोर्ट न्याय सुनिश्चित कर सके और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोक सके। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है या मामला जारी रखना कानून का मजाक उड़ाना होगा, तो वो इस धारा के तहत कार्रवाई को रद्द कर सकती है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, समझ लीजिए। समझ गई। तो अपीलकर्ताओं ने इसी धारा 482 का सहारा लिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 19 मार्च 2024 को उनकी अर्जी खारिज कर दी। हाई कोर्ट का क्या तर्क था? हाई कोर्ट का मानना था कि मामले के रिकॉर्ड को देखने पर पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। प्राइमा फेसी। जी।
प्राइमा फेसी का मतलब है कि सत्ता पर देखने से आरोपों में कुछ दम नजर आता है, भले ही बाद में मुकदमे के दौरान वो साबित हो या ना हो। हाईकोर्ट को लगा कि अभी मामला रद्द करने का स्टेज नहीं है, ट्रायल होना चाहिए। लेकिन अपीलकर्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और दिलचस्प बात यह है कि अब पति पीयूष ने आगे अपील नहीं की, लेकिन बाकी तीनों ससुर, सास और ननद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाँ, उनकी अपील हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी जिसने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। और यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उस स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराया जो धारा 482 के इस्तेमाल का आधार है। अगर एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों को अक्षरशः सच भी मान लिया जाए और तब भी उनसे पहली नजर में कोई अपराध बनता ही न दिखे, तो ऐसी कार्यवाही को जारी रखना व्यर्थ है और उसे रद्द कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को इस केस पे कैसे लागू किया? उन्होंने एफआईआर और शिकायत का विश्लेषण किस तरह से किया? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जहां तक अपीलकर्ताओं का सवाल है, यानी ससुर, सास, ननद, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट थे, मतलब सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स। शिकायत में बस ये लिख दिया गया था कि ससुराल वाले दहेज मांगते थे और परेशान करते थे, लेकिन किसने, कब, कहाँ, क्या कहा या किया, इसका कोई खास ब्यौरा नहीं था। कोई स्पेसिफिक्स नहीं। कोर्ट ने इस तरह के आरोपों के लिए ओमनिबस शब्द का इस्तेमाल किया। ओमनिबस आरोप मतलब ऐसे व्यापक और गोलमोल आरोप जो बिना किसी विशिष्टता के परिवार के कई सदस्यों पर एक साथ लगा दिए जाते हैं। यानी सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने परेशान किया या दहेज मांगा काफी नहीं है, आपको बताना होगा कि किस व्यक्ति ने क्या कॉन्क्रीट भूमिका निभाई। क्या ये मतलब है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। कोर्ट ने फिर धारा 498A के तहत क्रूरता के अर्थ को भी देखा। कानून कहता है कि 498A के तहत दंडनीय होने के लिए क्रूरता ऐसी होनी चाहिए जिससे महिला को आत्महत्या करने का ख्याल आए या उसके जीवन, शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो। हाँ। या फिर क्रूरता का मतलब हो सकता है किसी संपत्ति या कीमती चीज की गैर कानूनी मांग पूरी करवाने के लिए महिला को तंग करना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ताओं यानी ससुराल वालों के खिलाफ ऐसे कोई विशिष्ट कृत्य बताए ही नहीं गए थे जो 498A की इस परिभाषा के तहत क्रूरता माने जा सकें। ये एक बहुत अहम बिंदु है। तो कोर्ट ने पति और ससुराल वालों पर लगे आरोपों के बीच एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी। हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन था। कोर्ट ने साफ तौर पर नोट किया कि जो सबसे गंभीर आरोप थे, यानी धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध और धारा 506 आपराधिक धमकी, वे स्पष्ट रूप से केवल पति अभियुक्त संख्या 1 के खिलाफ थे। सिर्फ पति के खिलाफ? जी। एफआईआर या शिकायत में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया था कि ससुराल वालों ने इन अपराधों में कोई भूमिका निभाई या पति को उकसाया। उनके खिलाफ इन धाराओं में कोई विशिष्ट आरोप था ही नहीं। अच्छा, तो इसी विश्लेषण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने किसी पुराने केस का हवाला भी दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य 1990 मामले का जिक्र किया। ये केस भारत में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के मामलों में एक मील का पत्थर माना जाता है। भजनलाल केस? हाँ, सुना है। जी। भजनलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि किन परिस्थितियों में हाईकोर्ट अपनी धारा 482 की शक्तियों का इस्तेमाल करके एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही रद्द कर सकती है। अच्छा। इन्हीं सिद्धांतों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ससुर, सास, ननद के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना भजनलाल में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी? जी, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये राहत सिर्फ ससुराल वालों को मिली, पति को नहीं मिली। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही। उन्होंने कहा कि उनका ये फैसला और इसमें की गई टिप्पणियां केवल अपीलकर्ताओं तक ही सीमित हैं। यानी अभियुक्त संख्या 2, 3 और 4 ससुर, सास, ननद। हाँ, उन्हीं तक। पति अभियुक्त संख्या 1 के खिलाफ धारा 498A, 377 और 506 के तहत जो कार्रवाई चल रही है वो इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी और कानून के अनुसार जारी रहेगी। तो उसका मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा? जी, उसका मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा और सबूतों के आधार पर तय होगा। तो इस केस और भजनलाल जैसे मामलों से हमें धारा 498A से जुड़े मामलों में कार्यवाही रद्द करने के बारे में क्या मुख्य कानूनी सिद्धांत पता चलते हैं? क्या हम उन्हें संक्षेप में समझ सकते हैं?
जरूर। इस केस और संबंधित न्याय शास्त्र से कुछ अहम बातें निकल कर आती हैं। पहला, कार्यवाही रद्द करने का आधार सीआरपीसी की धारा 482 है, जिसका मकसद न्याय सुनिश्चित करना और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है। ये शक्ति हाईकोर्ट के पास है। ठीक है। दूसरा, आरोपों की पर्याप्तता। सिर्फ गोलमोल, सामान्य या ओमनिबस आरोप काफी नहीं है। हर अभियुक्त के खिलाफ विशिष्ट भूमिका का जिक्र होना जरूरी है। किसने, क्या, कब, कैसे किया, ये स्पष्ट होना चाहिए, कम से कम पहली नजर में तो जरूर। तीसरा सिद्धांत शायद क्रूरता की परिभाषा से जुड़ा होगा। बिल्कुल। तीसरा, धारा 498A के तत्व। हर तरह की कहासुनी या पारिवारिक अनबन क्रूरता नहीं होती। क्रूरता वैसी होनी चाहिए जैसी धारा 498A के स्पष्टीकरण में बताई गई है। जैसे कि जो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए या गंभीर चोट पहुंचाए या जीवन या स्वास्थ्य को खतरा पैदा करे, या फिर किसी गैर कानूनी मांग जैसे दहेज के लिए उत्पीड़न हो। समझ गए। चौथा, क्रूरता की विशिष्टता। शिकायत में यह साफ तौर पर उभरना चाहिए कि अभियुक्त का कौन सा कार्य 498A के तहत परिभाषित क्रूरता की श्रेणी में आता है। सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं। और पांचवा सिद्धांत शायद इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग देखी जानी चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा, व्यक्तिगत दोष सिद्धि। कानून की नजर में हर अभियुक्त अलग है। एक अहम बात ये निकलती है कि कानून पूरे परिवार को एक इकाई की तरह नहीं देखता। अच्छा। अगर पति पर गंभीर आरोप हैं तो उसका बोझ आपोआप ससुराल वालों पर नहीं डाला जा सकता जब तक उनकी सीधी भूमिका या साठगांठ का कोई विशिष्ट आरोप ना हो। सिर्फ रिश्तेदार होने के नाते किसी को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। सही बात है। छठा, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग। जैसा भजनलाल मामले में स्थापित हुआ, अगर सिर्फ अस्पष्ट और आधारहीन आरोपों पर कार्रवाई जारी रखी जाती है तो ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा और इसे रद्द किया जाना चाहिए। और आखिरी सिद्धांत शायद इस बात को फिर से स्पष्ट करता है कि कुछ लोगों के खिलाफ मामला रद्द होने का असर बाकियों पर नहीं पड़ता। सही का। सातवां, निरस्तीकरण आदेश का सीमित प्रभाव। अगर कोर्ट कुछ अभियुक्तों, जैसे इस केस में ससुराल वालों, के खिलाफ कार्रवाई रद्द करती है तो इसका ये मतलब नहीं कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया। अन्य सह अभियुक्तों, जैसे पति, जिनके विरुद्ध विशिष्ट और गंभीर आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है और रहेगी। इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल के अलावा एक और हालिया केस दिगंबर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2024 का भी जिक्र किया था। उसका क्या संदर्भ था? दिगंबर केस का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को और पुख्ता किया। उस मामले में भी लगभग यही स्थिति थी, जहां रिश्तेदारों के खिलाफ सामान्य और अस्पष्ट आरोप थे। अच्छा, वैसा ही मामला था। हाँ, मिलता जुलता। कोर्ट ने दिगंबर केस का जिक्र करते हुए फिर से दोहराया कि धारा 498A के तहत पहली नजर में मामला बनाने के लिए विशिष्ट आरोपों का होना कितना जरूरी है। भजनलाल जहां व्यापक सिद्धांत तय करता है, वहीं दिगंबर जैसे हालिया मामले दिखाते हैं कि कोर्ट इन सिद्धांतों को वर्तमान मामलों में कैसे लागू कर रहा है। मतलब ये कंसिस्टेंट व्यू है कोर्ट का। जी हाँ, ये दोनों ही केस इस बात पर जोर देते हैं कि न्याय के हित में आरोपों का स्पष्ट और विशिष्ट होना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि जांच और ट्रायल सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि धारा 498A के मामलों में, खासकर जब पति के रिश्तेदारों पर आरोप हो, तो अदालतों का रवैया काफी सतर्कता भरा होता है। हाँ, कोर्ट हर अभियुक्त की भूमिका को अलग अलग देखती है और सिर्फ सामान्य आरोपों के आधार पर कार्रवाई जारी रखने से बचती है। पति पर लगे गंभीर और विशिष्ट आरोपों और रिश्तेदारों पर लगे सामान्य आरोपों के बीच का फर्क ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। और ये समझना हम सबके लिए जरूरी है, चाहे हमारा कानून से सीधा वास्ता हो या ना हो। ये हमें सिखाता है कि किसी पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए कानूनी मानक क्या है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एक तरफ विवाह में क्रूरता की शिकार महिला के हितों की रक्षा करना और दूसरी तरफ इस कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकना, जहाँ पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है। हाँ, जहां अस्पष्ट शिकायतों के आधार पर पूरे परिवार को, जिसमें कभी कभी दूर के रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं, सालों तक चलने वाली कष्टदायक कानूनी प्रक्रिया में घसीट लिया जाता है। ये वास्तव में एक बहुत नाजुक संतुलन है। इससे एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है। कानून का मकसद बेशक पीड़ितों की रक्षा करना है, लेकिन क्या हमारी कानूनी प्रणाली में शुरुआती स्तर पर ही, मतलब FIR दर्ज होने और जांच के समय आरोपों की विशिष्टता और गंभीरता की और बेहतर तरीके से जांच करने की गुंजाइश है? ये एक गहरा सवाल है
और बहुत जरूरी भी। अगर पुलिस और निचली अदालतें शुरुआती दौर में ही एफआईआर और शिकायत का बारीकी से विश्लेषण करें, ये देखें कि क्या हर अभियुक्त के खिलाफ वाकई कोई ठोस विशिष्ट आरोप है, तो शायद कई मामलों में निर्दोष लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई से बचाया जा सकता है। इससे न केवल व्यक्तियों को अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, बल्कि अदालतों का कीमती समय भी बचेगा। हाँ, वो भी है। और वे उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी जहां वास्तव में गंभीर अपराध हुआ है। सवाल ये है कि कौन सी प्रणालीगत जांच प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सकता है ताकि सच्चाई जल्द सामने आए और प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रभावी ढंग से रोका जा सके, बिना वास्तविक पीड़ितों के न्याय के अधिकार से समझौता किए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार मंथन की जरूरत है।